हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारा टॉपिक है अंडा से ग्रंथि। कल हमने स्टडी की थी नंबर 9 में वृषण ग्रंथि की। तो ये समाप्त हो गया टॉपिक। इसमें एक था हार्मोन था टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन ये। तो इसमें एक चीज थी, जैसे मान लो टेस्टोस्टेरोन की अधिकता हो जाती है। तो अधिकता हो जाती है तो क्या होता है, समय के पहले यौना अवस्था के जो लक्षण है ना वो प्रकट होने लगते हैं, या सामान्य कहते हैं ना उच्छलन प्रवृत्ति का होना। इस टाइप से ये सिम्टम देखने को मिलते हैं। यूँ कहते हैं सामान्य भाषा में कहते हैं ना उम्र से पहले जवान हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, टेस्टोस्टेरोन की मात्रा का अधिक स्राव हो रहा है। तो ये तो होता है अधिक स्राव का। और अगर मान लो इसकी कमी होगी तो कमी होने पर कौन सी समस्या उत्पन्न होती है, नपुंसकता की। नपुंसकता नपुंसकता की समस्या उत्पन्न होती है। यानी कि कई बार आपने अपने आसपास परिवार में या समाज में देखते हैं ना कि शादी के 2-3 साल हो गए फिर भी इसके बच्चे बच्चे नहीं हो रहे। तो उसका रीजन, हालांकि कई और भी रीजन होते हैं। मान लो जैसे महिला नॉर्मल है, सभी जांचों में नॉर्मल है, और फिर जो पुरुष की जांच करवाई जाती है तो उसमें अगर टेस्टोस्टेरोन की कमी आती है तो इसका मतलब क्या है, इसकी समस्या उत्पन्न हो जाती है। हालांकि इसका ट्रीटमेंट हो जाता है, फिर इंजेक्शन लगाए जाते हैं टेस्टोस्टेरोन के। तो इस प्रकार से ये जो है याद रखना, कमी से क्या होता है, नपुंसकता। याद रखना शब्द को, नपुंसकता है ना। और इसकी अधिकता हो जाती है टेस्टोस्टेरोन की तो क्या कहते हैं, उम्र के पहले जवान होना। इस प्रकार की इसमें तो कमी और अधिकता के दोनों सिम्टम हो गए थे। और आगे पढ़ेंगे हम। इसमें 2 टॉपिक और थे, वेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी। तो आगे आएगा उसमें स्टडी करेंगे। वेसेक्टोमी का मतलब होता है नर की शुक्रवाहिनियों को शल्य चिकित्सा द्वारा काटा जाता है, जिसके कारण निषेचन के लिए शुक्राणु उपलब्ध नहीं हो पाते। इसे क्या कहते हैं, वेसेक्टोमी कहते हैं। एक होती है ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी का मतलब होता है जो मादाएं रहती यानी स्त्रियां, उनकी अंडवाहिनियों को शल्य चिकित्सा द्वारा काट दिया जाता है, जिसके कारण निषेचन के लिए अंडाणु उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, ट्यूबेक्टोमी। तो इसका मतलब इसके बाद जो आएगा ना चैप्टर उसमें स्टडी करेंगे। आज हम चल रहे हैं अंडाशय ग्रंथि। तो देखिए स्त्रियों में 2 अंडाशय पाए जाते हैं। देखिए इसमें नामांकित चित्र में, ये पहले भी मैंने आपको सरना बताई थी। ये होता है गर्भाशय, ये वेजिना। यहाँ से ये 2 अंडवाहिनियां निकलती है। यहाँ पर इस प्रकार से कीपनुमा संरचना बन जाती है। इसको अंडवाही कीप कहते हैं। थोड़ा बराबर, इसका मतलब ये नहीं कि जैसे तो थोड़ा डायग्राम होता है ना तो ये बराबर ही रहती है, मतलब ये डिस्टेंस में। ये यहाँ पर पाए जाते हैं ये अंडाशय। इन अंडाशय में कई परिवर्तन होते हैं जिसके फलस्वरूप क्या बनते हैं, ग्राफियन फूटक बनता है। और वो ग्राफियन फूटक जो है हार्मोन स्रावित करता है। तो नामांकित में दिख रहा है, ये थोड़ा एक इसका बढ़ाए का मतलब मत समझना आप। मार्कर में थोड़ा है ना पेन फिसलता है, इसलिए दिक्कत आ जाती है थोड़ी। ये भी बराबर आकार का है, थोड़े बड़े रहते हैं ये।
यानी इसमें जो अंडाणु बनते हैं ना वो सीधे के सीधे यहाँ पर इसमें आते हैं, ये अंडवाई कीप में। तो देखिए इसमें नामांकित करते हैं। ये तो क्या होता है, गर्भाशय, गर्भाशय, ये वेजिना, ये अंडवाहिनियां, दो अंडवाहिनी होती है, यानी यूं भी लिख सकते हैं अपन, एक उधर लिखना पड़ेगा फिर अंडवाहिनी, ये भी अंडवाहिनी है दाएं बाएं के हिसाब से। ये अंडवाई की, अंडवाई की। तो इस प्रकार से हम चल रहे हैं अंडाशय ग्रंथि। तो कहां पर है, मेन, ये कहलाते हैं अंडाशय, यानी दाएं बाएं रहते हैं अंडाशय। स्त्रियों में क्या पाए जाते हैं, दो अंडाशय। जैसे पुरुषों में थे 2 वृषण, याद रहेगा पुरुषों में कितने थे, 2 वृषण। तो इसी प्रकार स्त्रियों में क्या रहते हैं, 2 अंडाशय। लेकिन ये ध्यान रखना, जो अंडाणु बनता है वह अंडाणु किस अंडाशय में बनेगा ये पता नहीं होता है। वो बात अलग है, सोनोग्राफी के द्वारा फिटस जो स्टडी होती है ना उसमें पता लगाया जाता है। और एक अंडाशय द्वारा अंडाणु बनते हैं, या तो इसमें बनेगा या इसमें, यूं नहीं कि दोनों अंडाशय जो है ना अंडाणु बनाएंगे। अगर दोनों अंडाशय अंडाणु बनाने लग जाए तो फिर तो 2 अंडाणु हो गए, तो फिर निषेचन भी 2 शुक्राणु होगा, तो मतलब दूसरी स्थितियां उत्पन्न हो सकती है। इस प्रकार से हमारा मेन ये है समझना कि अंडाशय जो ग्रंथि होती है उससे कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं, तो ये देखना है हमारे को। तो देखिए इसको, ये जो अंडाशय इसको बड़ा करके देखते हैं हम। ये अंडाशय, तो इस अंडाशय में ऐसे कई परिवर्तन आते हैं जो महीने में होते हैं ना, एनसी चक्र, उसके दौरान ही इसमें परिवर्तन आते हैं। ये पहले मैंने बताया था, सबसे बाहर की जो परत है वो क्या कहलाती है, जनन एपिथीलियम की कहलाती है। ये चारों तरफ परत रहती है, जनन एपिथीलियम। जनन एपिथीलियम की कोशिकाओं में जो विभाजन होता है उससे फिर जो है ना पूटक कोशिकाएं बनती है, और पूटक कोशिकाओं से फिर ये इस प्रकार से ये संरचना बनती है, प्राथमिक कोशिका, फिर द्वितीय कोशिका यानी द्वितीय कंडक, प्राथमिक कंडक, द्वितीय अंडक, और फिर ग्राफियन पूटक। क्या बनता है, ये ग्राफियन पूटक। और ग्राफियन पूटक में क्या रहता है, अंडाणु रहता है, अंडाणु बनता है। जब ग्राफियन पूटक फट जाता है, यानी जैसे है ना ये फटेगा ग्राफियन पूटक, तो फटने से क्या निकलता है, इसमें से ये अंडाणु बाहर निकलता है। ये जो कि क्या है, अंडाणु मादा युग्मक कहलाता है, मादा युग्मक। मादा युग्मक कहलाता है। तो क्या है, ये ग्राफियन पूटक, ग्राफियन पूटक। तो याद रहेगा, ग्राफियन पूटक जो है जब फटता है तो उससे क्या है, ये मादा युग्मक यानी अंडाणु बाहर आता है। तो इस प्रकार से अब याद रखिए, ग्राफियन जो पूटक होता है उसी से क्या होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित होता है। क्या होता है, एस्ट्रोजन। और उसी प्रकार से जब ये मैंने आपको पहले समझाया था एक बार, अगर मान लो ये जो अंडाणु जैसे निषेचन के लिए उपलब्ध हो गया, जैसे ये अंडाणु यहाँ से ये अंडाशय था, इसमें अंडाणु बना और ये अंडवाई कीप में आ गया। अंडवाई कीप आपको मैंने पहले बताया था कि ये जो अंडवाहिनियां होती है ना, ये पक्षमाभी होती है, पक्षमाभी, यानी इसमें रोम पाए जाते हैं, जिसके कारण अंडाणु गति करता हुआ, जिसको अपन फेलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं ना, फेलोपियन नलिका, तो वहां तक पहुंचता है। और फिर ये अंडाणु उसी दौरान अगर यहाँ जैसे मान लो निषेचन हो गया, सॉरी इसका मतलब मैथुन की क्रिया के द्वारा ये शुक्राणु उपलब्ध होते हैं, ये
इस शुक्राणु, शुक्राणु में पूंछ पाई जाती है, तो ये शुक्राणु उपलब्ध हो जाते हैं यहाँ पर ये। तो क्या हो गया, निषेचन, यानी अंडाणु जो होता है ना उसके अंदर शुक्राणु प्रवेश कर जाता है, तो इससे क्या बनता है, युग्मनज, युग्मनज बनता है, युग्मनज। ये द्विगुणित, भाई शुक्राणु भी क्या होता है, अगुणित, और अंडाणु भी क्या होता है, अगुणित, दोनों से मिलकर क्या बन जाता है, द्विगुणित, यानी युग्मनज बन जाता है। इस युग्मनज से फिर भ्रूण बनता है आगे, जैसे मोरूला, ब्लास्टूला, गेस्टोला, ऐसे होता है। तो कहने का अर्थ है कि अगर निषेचन हो गया तो निषेचन होते क्या हो जाएगा, ये ग्राफियन ऊतक जो होता है वो एक बड़ी संरचना में बदल जाएगा, बड़ी गोलाकार संरचना में बदल जाता है, जिसका नाम क्या होता है, कार्पस ल्यूटियम। क्या नाम है, कार्पस ल्यूटियम, कार्पस ल्यूटियम। कब बनेगा ये, जब निषेचन हो जाएगा। जब अगर निषेचन हो गया तो ये ग्राफियन ऊतक काय में बदल जाएगा, कार्पस ल्यूटियम में। और अगर मान लो निषेचन नहीं हुआ, जैसे वही 14वें दिन ये जो होता है, ये भी आपको मैंने बताया 14वें दिन ये फटता है ग्राफियन ऊतक, और इसमें से ये बाहर निकलता है फिर ये। तो अगर मान लो निषेचन नहीं हुआ है तो फिर ये जो है ना ग्राफियन ऊतक यानी कार्पस ल्यूटियम, ये एक सिकुड़ी संरचना, अनियमित आकार की एक छोटी संरचना है, सिकुड़ जाएगा ये, और सिकुड़ करके फिर एक संरचना में बदल जाएगा जिसका नाम होगा कार्पस एल्बिकेंस। कार्पस, कार्पस एल्बिकेंस, कार्पस एल्बिकेंस। इसे तो कहते हैं पीत पिंड, पीत पिंड, और इसे क्या कहते हैं, श्वेत पिंड, श्वेत पिंड। ये इस प्रकार से में बदल जाता है। तो कहने का मतलब दो पिंड बने, याद रखिए, एक तो ग्राफियन ऊतक और एक कार्पस ल्यूटियम। तो आगे बढ़ते हैं हम, ये आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। अभी तक तो यूं बोलते हैं हम कि भाई जैसे मान लो अंडाशय, तो उससे दो हार्मोन स्रावित होते हैं, दो हार्मोन स्रावित होते हैं अंडाशय से। लेकिन अंडाशय के कौन से भागों से, अंडाशय में तो अंडाणु बनते हैं, लेकिन उसी के जो दो भाग है वो अलग अलग हार्मोन स्रावित होते हैं। तो देखिए अंडाशय, तो अंडाशय में दो संरचनाएं बनती है। अच्छा ये एक और याद रखना, दो संरचनाएं बनती है ना अंडाशय में, ये प्रतिमाह बनती है, प्रतिमाह बनती है, इसलिए इनसे दोनों से हार्मोन स्रावित होते हैं। एक तो होता है, एक जो संरचना इसका नाम तो ग्राफियन ऊतक, ग्राफियन ऊतक, और दूसरा होता है कार्पस ल्यूटियम, कार्पस ल्यूटियम, कार्पस ल्यूटियम। तो दिमाग अच्छी तरह फिट कर लेना, ग्राफियन ऊतक से तो क्या स्रावित होता है, एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित होता है। क्या होता है, ग्राफियन ऊतक से क्या होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन। और दूसरा कार्पस ल्यूटियम से, इससे स्रावित होता है प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन स्रावित होता है। इस प्रकार से ये है। तो याद रहेगा, अंडाशय जो ग्रंथि है, यानी अंडाशय जो है जननांग के रूप में भी काम करता है, जनन अंग का भी प्रमुख भाग है, और दूसरा ग्रंथि के रूप में भी काम करता है। तो ये अंडाशय जो ग्रंथि है उसके दो भाग होते हैं, याद रखना, एक तो ग्राफियन ऊतक और दूसरा होता है कार्पस ल्यूटियम, यानी पीत पिंड, पीत पिंड भी कहते हैं। इससे एस्ट्रोजन, इससे प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन स्रावित होते हैं। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, एक और याद रखना, ये जो दोनों हार्मोन है एस्ट्रोजन और ये कौन सी प्रकृति के, स्टेरॉइड प्रकृति के हैं दोनों। क्या है ये, स्टेरॉइड, स्टेरॉइड, स्टेरॉइड प्रकृति के। क्या है ये, वसा, तेलीय युक्त, मतलब वसा युक्त होते हैं। भाई हार्मोन दो टाइप के, एक तो प्रोटीन प्रकृति के, एक स्टेरॉइड प्रकृति के, यानी वसा प्रकृति के। इस प्रकार से हैं ये। तो ये दो हार्मोन, पहले हम देख रहे हैं अब एस्ट्रोजन जो है उसके क्या कार्य हैं। तो एस्ट्रोजन का जो कार्य प्रमुख रूप से, वैसे याद रखना, मैं बोलूंगा, चाहो तो आप नोट भी कर सकते हो।
तो एस्ट्रोजन का जो है पहला कार्य होता है गर्भाशय, अंडवाहिनियों, योनि और क्लाइटोरिस, यानी योनि के ऊपर जो भाग होता है ना, वह क्या छोटा सा के एक संरचना निकले, इसको क्लाइटोरिस कहते हैं। तो क्लाइटोरिस और स्तन ग्रंथियों का विकास करता है। एक बार फिर देखिए, एस्ट्रोजन जो हार्मोन है, तो उसका ये तो पता लगेगा किससे स्रावित होता है। तो पहला कार्य एस्ट्रोजन हार्मोन का, ये एक और यार ना, अंडा से पहले विकसित होगा जब भी जाकर तो और दूसरे जनांग विकसित होंगे। तो याद रखिए, अंडाशय के विकास के बाद ग्राफिन फूटक से एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित होता है। ये हार्मोन क्या कार्य करेगा? पहला कार्य गर्भाशय को, यानी गर्भाशय, अंडवाहिनियां, मैंने अभी आपको नामांकित किया था। तो गर्भाशय, अंडवाहिनियां, योनि, क्लाइटोरिस, स्तन ग्रंथियां आदि का विकास करता है। ये पहला कार्य इसका एस्ट्रोजन का। दूसरा कार्य देखिए, ये द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को क्या करता है, मतलब इनका विकास करता है, यानी उत्प्रेरित करता है। इसको द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को। अब स्त्रियों में, कल मैंने बताया था पुरुषों में द्वितीयक लैंगिक लक्षण स्त्रियों में भी पाए जाते हैं। तो पहला जो स्त्रियों में जो लक्षण है, कौन सा? द्वितीयक लैंगिक लक्षण। तो वह है दाढ़ी मूंछ का नहीं आना। स्त्रियों में कभी दाढ़ी मूंछ नहीं आ जाते हैं। अगर आते हैं वो इस टाइप के नहीं हो भाई, बड़ी बड़ी मतलब आ जाती हो, मूछे आ जाती हो, एक सामान्य से न्यू कहते हैं ना, रवे टाइप, वो के न्यू बड़े से जाते हैं। तो मैंने पहले बताया था, वो हार्मोन की अनियमितता के कारण आते हैं। वो खान पान, जो ज़्यादा नमक खाते हैं, जो ज़्यादा फास्ट फूड खाते हैं, जिनमें जो से एमसी पीरियड अनियमित हो जाता है, खान पान का सही तरीका, यानी मेटाबॉलिज्म की जो क्रियाएं होती है, उपापचय क्रियाएं, अगर ये अनियमित हो जाती है तो इस टाइप की समस्या उत्पन्न होती है। तो नेचुरली प्रकृति इस टाइप से बनाया कि स्त्रियों में दाढ़ी मूंछ नहीं आते हैं। तो पहला दाढ़ी मूंछ का नहीं आना। दूसरा, आवाज का बारीक होना। तो स्त्रियों के आपने देखा होगा सामान्य आवाज क्या होती है? बारीक होती है। उसी प्रकार से जो है तीसरा जो होता है उसका नितंब का भारी होना। नितंब का मतलब जंघाओं का भारी होना। मैंने पहले भी हमने एक पढ़ा था चैप्टर 4 में, उसका नाम था लैंगिक विभेद नर और मादा में। तो मैंने बताया था महिलाओं के जो हिप होते हैं, है ना, फीमेल के हिप का मतलब खुले, वो सामान्यतः भारी होते हैं। कारण क्या होता है? उनको जो गर्भाशय होता है, जिस समय प्रेगनेंसी अवस्था रहती है, उस समय गर्भाशय बढ़ता है तो उसका भार सहन करना पड़ता है। तो सामान्यतः जो हिप और जो रहते हैं ना, मतलब ये जैसे जिसका सामान्य नाम है नितंब, यानी जंघाएं, वो क्या होती है? भारी होते हैं। दूसरा, मासिक चक्र का आना। मासिक चक्र प्रारंभ हो जाता है किसके कारण? एस्ट्रोजन। मैंने पहले बताया था, एक समय ऐसा आता है जब क्या होता है, इन हार्मोन की क्या जाती है? कमी आ जाती है। तो फिर क्या, अंडवाहिनियां फट जाती, वो गर्भाशय के अंदर जाती है ना, रक्तवाहिनियां, वो फट जाती है, जिससे स्रावित होता है, फिर रक्त स्रावित होता है। तो देखिए, मासिक चक्र को क्या करना? नियंत्रित करना, यानी मासिक चक्र इसी के द्वारा प्रेरित होता है। उसके बाद स्वभाव में शालीनता आना। अगर यार स्रावित होने लगते हैं ना, तो स्वभाव में शालीनता अपने आप कहते हैं, शालीनता आ गई। और दूसरा, मैथुन की इच्छा जागृत होना। ये किसके लक्षण थे? ये इसके मतलब एस्ट्रोजन के लक्षण या कार्य थे। अब हम चल रहे हैं प्रोजेस्टेरॉन के। प्रोजेस्टेरॉन के ठीक उसी प्रकार से 4 सिम्टम होते हैं इसके। किसके? प्रोजेस्टेरॉन के या इसके कार्य। एक और ये ध्यान रखना, ये तो मतलब बनता है प्रतिमा, ये अंडोत्सर्ग के पश्चात बनेगा, ये पहले नहीं बनेगा, याद रखना। ये अच्छी तरह मैं समझा रहा हूं। कार्पस ल्यूटियम जो पिंड है ना, वो किस समय बनेगा? अंडोत्सर्ग के बाद। अभी हाल मैंने बताया था, अंडाणु जो बाहर निकलता है तो वो जो ग्राफिन फूटक है, ग्राफिन फूटक वो कायम बदल गया था कार्पस ल्यूटियम में। और कार्पस ल्यूटियम अगर निषेचन नहीं हुआ तो कार्पस ल्यूटियम किस में बदल जाता है? कार्पस एल्बिकस में। तो 3 पिंड है, ये याद रखना। तो ये किसके द्वारा स्रावित होता है? ये कार्पस ल्यूटियम द्वारा। अंडोत्सर्ग के बाद कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन का स्रवण करता है। तो पहला इसका कार्य स्तनों का विकास करना। नंबर 1 क्या है? स्तनों का विकास करना, याद रहेगा। दूसरा है दुग्ध ग्रंथियां। दुग्ध ग्रंथियों का विकास करना। भाई स्तन के अंदर पाई जाती है, छोटी छोटी दुग्ध ग्रंथियां पाई जाती है। सीने में जो बायो वाले होंगे ना, तो आपने स्टडी के पूरा डायग्राम दिया गया है उसमें। तो स्तन ग्रंथियों में दुग्ध ग्रंथियों का विकास होता है तथा उनकी जो सक्रियता बढ़ जाती है और स्तन ग्रंथियों के आकार में भी वृद्धि होती है। तीसरा होता है
गर्भाशय का विकास, यानी गर्भाशय में किसके कारण, इस प्रोजेस्टेरॉन कारण। याद रखिए, पहला पहला क्या था इसका, स्तनों का विकास। दूसरा क्या था, दुग्ध ग्रंथियों का सक्रियण एवं वृद्धि करना। तीसरा जो कार्य, दूसरा हो गया तीसरा, गर्भाशय में संरचनात्मक एवं कार्यकीय परिवर्तन होते हैं, किसके कारण, प्रोजेस्टेरॉन के कारण। यानी गर्भाशय के जो स्तर होते हैं ना वो मजबूत हो जाते हैं, क्योंकि सामान्यतः जब जो युग्मनज होता है वो गर्भाशय जो होता है ना उसकी भित्ति में स्थापित होता है, निषेचित युग्मनज, तो उसकी भित्ति में संरचनात्मक और कार्यकीय परिवर्तन आते हैं। किसका कार्य हुआ, प्रोजेस्टेरॉन का तीसरा कार्य। और जो चौथा कार्य उसका, शरीर के जो भाग होते हैं ना, अधिकांश भाग इस पे वसाओं का, जैसे चेहरे पर वसाओं का, सामान्य कहते हैं ना, जैसे जिनकी भी उम्र फीमेल में 14 वर्ष के बाद हो जाती है, यानी 16 वर्ष की एक तरह से जो मानते यौनावस्था का, यौनावस्था तो 14 में प्रारंभ होगी, लेकिन 16 अवस्था में ज्यादा इस टाइप की संरचनाएं देखने को मिलती है। तो इसमें आवश्यक जो भाग है ना वहां पर क्या है, वसाओं का जमाव हो जाता है। इस प्रकार से इसके कार्य थे। अब चलते हैं, दोनों का जो है कमी से क्या प्रभाव होता है। कार्य तो करते ही हैं, लेकिन इनकी जो है ना कमी, उसका भी प्रभाव पड़ता है। तो पहला है एस्ट्रोजन की कमी। अगर एस्ट्रोजन की मान लो कमी होगी तो क्या हो जाता है, इसके कारण क्या होता है कि जो द्वितीयक लैंगिक लक्षण है उनके विकास में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है, यानी द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास नहीं होता। दूसरा क्या हो जाता है, एएमसी में अनियमितता उत्पन्न हो जाती है। एएमसी कभी 1 महीने, जैसे 1.5 महीने में आ रही है, 2 महीने में आ रही है, किसी को महीने में 2 बार ही आ गई, इस टाइप की कंडीशन हो जाती है। तो ये क्या हो गया, इसकी कमी का प्रभाव, किसकी, एस्ट्रोजन की। एक बार पे देखें, द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। दूसरा क्या होता है, एएमसी क्या हो जाता है, एएमसी जो चक्र होता है ना वो क्या हो जाता है, अनियमित हो जाता है। अब चल रहे हैं एस्ट्रोजन की अधिकता का प्रभाव। तो एस्ट्रोजन की अधिकता का प्रभाव वही है, क्योंकि ये भी एएमसी को नियंत्रित करता है, तो एएमसी में क्या आ जाता है, अनियमितता आ जाती है। और अगर लंबे समय तक इस एस्ट्रोजन की अधिकता होती रही, एस्ट्रोजन की अधिकता होती रही तो क्या जाता है, याद रहेगा भाई, इसकी कमी से तो क्या होता है कि लैंगिक लक्षण, द्वितीयक लैंगिक लक्षण है उनका विकास नहीं होगा या विकास में कमी आएगी और एएमसी अनियमित हो जाएगी। उसी प्रकार से एस्ट्रोजन की जो है अगर अधिकता होगी तो एएमसी भी अनियमित होगी, मतलब उसके द्वारा भी होगी। दूसरा क्या हो जाएगा कि लंबे समय तक अगर इसकी अधिकता बनी रही एस्ट्रोजन की तो फिर क्या है, गर्भाशय में शिष्ट या ऊतक बन जाते हैं। गर्भाशय में शिष्ट जिसको कहते हैं ट्यूमर का होना, गर्भाशय में ट्यूमर, तो गर्भाशय की हर ट्यूमरी, ये इसका मतलब यानी कि कैंसर होती है, शिष्ट बन जाती है। कई बार वो जांच के बाद पता लगता है तो उसको ऑपरेशन के द्वारा बाहर निकाल देते हैं। आजकल तो कर गर्भाशय में कैंसर हो जाता है तो फिर पूरे पूरे गर्भाशय को ही बाहर निकाल देते हैं, तो इस टाइप का खतरा नहीं है। तो इसकी अधिकता हो जाती है, अधिकता अगर लंबे समय तक एस्ट्रोजन की अधिकता रही तो फिर कैंसर होने का खतरा होता है। इस प्रकार से प्रोजेस्टेरॉन की कमी, तो प्रोजेस्टेरॉन की कमी से क्या है, सामान्यतः गर्भाशय का विकास नहीं हो पाता है। प्रोजेस्टेरॉन की कमी से गर्भाशय का विकास नहीं हो पाता है। दूसरा, अंडाणु निर्माण नहीं हो पाता है, अंडाणु निर्माण नहीं हो पाता है, यानी पूरी तरह से जो है ना इस टाइप से नपुंसकता की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसलिए तो फिर क्या करते हैं, इसके इंजेक्शन लगाए जाते हैं, किसके, हालांकि इंजेक्शन इसके में आ जाते हैं, प्रोजेस्टेरॉन के ज्यादा प्रभावी होते हैं तो इसके लगाए जाते हैं। तो इसकी अगर कमी होगी तो क्या हो जाती है, गर्भाशय का विकास नहीं हो पाएगा पूरी तरह से। दूसरा, स्तन ग्रंथियों का विकास भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि दोनों मिलकर सामूहिक रूप से कार्य करते हैं, थोड़े संनात्मक रूप से इसके अलग कार्य हैं। और अगर मान लो प्रोजेस्टेरॉन की अधिकता होगी तो इसकी अधिकता हो जाती है तो फिर क्या हो जाते हैं, शरीर जो होता है ना, शरीर में जो जननांग है वो कम उम्र में और अधिक जल्दी विकसित होने लगते हैं, और अधिक जल्दी विकसित होने लगते हैं। इस प्रकार से ये कार्य है। अब दोनों हार्मोन का नियंत्रण कौन करता है, क्योंकि आपको याद है पीयूष ग्रंथि, पहले पहले तो कौन है, हाइपोथैलेमस, वह पीयूष ग्रंथि को संदेश देती है और पीयूष ग्रंथि सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों पर क्या करती है, नियंत्रण करती है। तो इन दोनों हार्मोन पर किसका नियंत्रण होता है, पीयूष ग्रंथि के गोनेडोट्रोपिक हार्मोन का नियंत्रण।
पीयूष ग्रंथि। कौन सा हार्मोन? गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। गोनेडोट्रोपिन हार्मोन कितने? 2 प्रकार के। नंबर 1 ये याद है किससे स्रावित होते हैं? पीयूष ग्रंथि से। एक होता है LH, या इसी का दूसरा नाम है ICSH। दूसरा होता है FSH। ये तो इसका नाम ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, और इसका ये दोनों का मतलब एक ही है ना। ये इंटरस्टेटियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी अंतराली कोशिकीय ऊतक प्रेरक हार्मोन। इस प्रकार से ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वही है ऊतक प्रेरक हार्मोन। इस प्रकार से 2 हार्मोन है पीयूष ग्रंथि के। तो ये क्या करते हैं? ये इनको नियंत्रित करते हैं, दोनों हार्मोन को। ये इन हार्मोन के प्रभाव से ये हार्मोन प्रभावी होते हैं। बाकी कल ये चैप्टर समाप्त हो गया एक प्रकार से, चैप्टर ये समाप्त है, और कल देखते हैं नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे।